Dear students, today I am going to discuss the topic skewness and kurtosis. First, let us discuss skewness. The concept of skewness. Skewness का मतलब होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल नहीं है. जैसे कि आप इसमें इस डायग्राम में पिक्चर में देख सकते हैं कि ये वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर वाली मीन मीडियन मोड तीनों एक ही लाइन पे हैं और ये एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है. लेकिन इसके साथ वाली डिस्ट्रीब्यूशन इसमें आप देखिए कि सिमेट्री नहीं है, दोनों ऑपोजिट साइड्स जो है सिमेट्रिकल नहीं है. इसी तरह इस डिस्ट्रीब्यूशन में भी सिमेट्रिकल नहीं है. तो जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन या कर्व सिमेट्रिकल नहीं होता, जैसे कि ये वाले केस में और ये वाले केस में, तो उसे हम स्क्यूड कर्व कहते हैं या इस कंसेप्ट को हम स्क्यूनेस कहते हैं. तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है, लेकिन अगर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से डिविएशन होती है तो फिर स्लांट एक साइड को आ रहा है या दूसरी साइड को आ रहा है, तो इसे हम स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. तो इस कंडीशन में मीन मीडियन और मोड, ये इस कर्व में आप देख सकते हैं कि मीन मीडियन और मोड तीनों अलग अलग पोजीशन पे लाई करते हैं जब स्क्यूनेस होती है. और आप सेंटर में देखें तो जब सिमेट्री है और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है तो सेम पोजीशन पे लाई कर रहे हैं और इक्वल होते हैं. लेकिन इस कर्व में भी आप देखें कि यहाँ पे भी मीन मीडियन मोड तीनों डिफरेंट पोजीशन पे लाई करते हैं. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्क्यूनेस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो सबसे टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस क्या क्या हैं. स्क्यूनेस जो है दो तरह की होती है, पॉजिटिव स्क्यूनेस और नेगेटिव स्क्यूनेस. नेगेटिव स्क्यूनेस में क्या होता है कि जो कर्व है दैट इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द लेफ्ट. इंक्लाइंड मीन्स स्लांटिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट साइड को स्लांट कर रहा है. और जो डायरेक्शन है स्लोप की वो देखिए ये नेगेटिव डायरेक्शन है. यहाँ ज़ीरो है, यहाँ से वैल्यूज़ हायर साइड पे जा रही हैं, तो स्लोप का जो डायरेक्शन जा रहा है वो इस तरफ से इस तरफ यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है. तो इस तरह से आप याद रख लीजिए, नेगेटिव स्क्यूनेस में नेगेटिव डायरेक्शन में स्लोप जाता है और इसका जो इंक्लाइन है इट इज़ टुवर्ड्स द लेफ्ट. और इसमें आप मीन मीडियन मोड देखिए तो यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे वैल्यूज़ इंक्रीज हो रही हैं. तो सबसे पहले मीन आता है, उसके बाद फिर मीडियन, यानी कि मीडियन की जो वैल्यू है वो मीन से ज़्यादा है और मीडियन से ज़्यादा मोड की वैल्यू है. इसका इंटरप्रिटेशन क्या है. अगर हम एजुकेशनल इवैल्यूएशन के कंटेक्स्ट में बात करें तो इसमें जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे हम देखें तो ज़ीरो से लेके मीडियन तक कम स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं और ज़्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स मीडियन से हायर साइड पे हैं. आप कर्व के पीक को देखिए तो फ्रीक्वेंसी इससे शो हो रही है कि ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उनके मार्क्स जो हैं मीडियन से ज़्यादा है, यानी कि हायर स्कोर्स हैं ज़्यादा स्टूडेंट्स के. इसका रीज़न क्या हो सकता है. रीज़न कोई भी हो सकते हैं. रीज़न ये भी हो सकते हैं कि स्टूडेंट जो थे वो इंटेलिजेंट थे, हार्ड वर्किंग थे, या फिर कंटेंट ईजी था, या टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, या स्टूडेंट्स की जो प्रिपरेशन थी वो बहुत अच्छी थी, या मार्किंग ही बहुत लीनियंट हुई, या फिर क्वेश्चन पेपर ईजी था. रीज़न कोई भी हो सकता है, लेकिन मेन इंटरप्रिटेशन ये है कि नेगेटिव स्क्यूनेस में स्कोर्स जो हैं वो हाई एंड पे पाइल अप हो रहे हैं और ज़्यादा स्टूडेंट्स के स्कोर्स हायर साइड पे आ रहे हैं, मीडियन से ज़्यादा हैं, आप देख सकते हैं. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे दूसरी टाइप ऑफ स्क्यूनेस हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें आप इसके ऑपोजिट देख सकते हैं कि इसमें जो कर्व है दैट इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द राइट साइड की तरफ स्लोप है और पॉजिटिव डायरेक्शन में स्क्यूनेस है. मींस आप ज़ीरो से देखिए हायर वैल्यूज इस तरफ को जा रही हैं और इसी साइड को स्लोप भी है. तो इसमें जो मीन मीडियन मोड की पोजीशन देखिएगा, इसमें जो मोड है दैट इज लेस देन द मीडियन मोड की वैल्यू और मीन की वैल्यू जो है इट इज ग्रेटर देन द मीडियन. तो मोड मीडियन से छोटा है और मीडियन मीन से छोटा है उसकी वैल्यू. और इसका इंटरप्रिटेशन क्या है. इट मीन्स दैट एजुकेशनल इवैल्यूएशन में
जो स्कोर्स हैं, मीडियन अगर यहाँ पे आ रहा है तो मीडियन के बिलो आप देखिए, ये जो कर्व है ये मीडियन के बिलो ज़्यादा बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि लोअर साइड पे ज़्यादा बच्चों के मार्क्स हैं। यहाँ 0 है और यहाँ से वैल्यूज़ इंक्रीज हो रही हैं, तो मीडियन से कम है ज़्यादा बच्चों के मार्क्स। ठीक है, तो लो स्कोरर्स ज़्यादा हैं। तो लो स्कोरिंग स्टूडेंट्स ज़्यादा क्यों हैं, इसके भी वेरीड रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स का एबिलिटी लेवल ही लो था, कंटेंट जो था वो डिफ़िकल्ट था, टीचिंग जो थी वो इनफेक्टिव हो सकती थी, या फिर स्टूडेंट्स ने तैयारी अच्छे से नहीं की, या इवैल्यूएशन स्ट्रिक्ट हुई, या फिर क्वेश्चन पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वही काफ़ी हाई था। तो वेरीड रीजंस हो सकते हैं, बट मेन इंटरप्रिटेशन इसमें ये है कि पॉजिटिव स्क्यूनेस को अगर हम इंटरप्रेट करें तो एजुकेशनल इवैल्यूएशन या टेस्ट की इवैल्यूएशन के कंटेक्स्ट में तो ज़्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो लोअर साइड पे हैं, स्कोर्स जो है पाइल अप हो रहे हैं लोअर साइड पे, मीडियन से कम है ज़्यादा स्टूडेंट के मार्क्स। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्क्यूनेस को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इसका फॉर्मूला है 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जे की वैल्यू जो है वो इस फॉर्मूला के हिसाब से 0 के इक्विवेलेंट आती है तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल है, यानी कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है। और अगर जे की वैल्यू 0 से ज़्यादा आती है तो स्क्यूनेस पॉजिटिव है, और अगर जे की वैल्यू 0 से कम आती है तो स्क्यूनेस जो है वो नेगेटिव है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नाउ वी कम टू द कंसेप्ट ऑफ कर्टोसिस। कर्टोसिस का मतलब है कर्व की हाइट के कंटेक्स्ट में। ये हमारा जो बीच का आप डायग्राम देखिए, जो ग्रीन लाइन है ये शो कर रही है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व विच इज मीसोकर्टिक, कॉल्ड मीसोकर्टिक। अगर कई बारी क्या होता है कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से हाइट ज़्यादा हो जाती है या हाइट कम हो जाती है, कोई भी केस हो तो दोनों केसेस में इस डिविएशन को हम कहते हैं कर्टोसिस। चाहे हाइट जो है या पीक जो है वो ज़्यादा हो रही है या पीक कम हो रही है, दोनों केसेस में इस डिविएशन को कर्टोसिस कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ कर्टोसिस क्या हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। पहला टाइप है प्लैटीकर्टिक, जो आप इधर देख सकते हैं। प्लैटीकर्टिक का मतलब ही होता है कि फ्लैट एंड ब्रॉड। तो ये जो कर्व है दिस इज कंपैरेटिवली फ्लैटर एंड ब्रॉडर देन द मीसोकर्टिक कर्व और द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। ये देखिए ये ज़्यादा उससे फ्लैट है और ब्रॉड है कंपेयर टू दिस वन। तो इसमें जो ये भी इसकी इंटरप्रिटेशन है कि जो स्कोर्स हैं यहाँ पे कंपैरेटिवली ज़्यादा स्कोर्स होंगे सेंट्रल एरिया में अराउंड 68%, बट यहाँ पे स्कोर्स ज़्यादा स्प्रेड आउट हैं और दे आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड अराउंड द सेंट्रल पीक और मीन। तो स्कोर्स ज़्यादा फैले हुए हैं इस केस में। और इंटरप्रिटेशन इसकी ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका एबिलिटी लेवल वेरीड है, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम अगर 0 यहाँ पे है और ये इस तरफ वैल्यूज़ प्रोसीड हो रही हैं तो आप देख सकते हैं इधर प्लैटीकर्टिक कर्व में कि स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल बिलो एवरेज से स्टार्ट होके हाईएस्ट तक जा रही है। तो इसमें जो ग्रुप है वो काफ़ी वेरीड परफॉर्मेंस शो करता है, बिलो एवरेज बच्चे भी हैं, एवरेज बच्चे भी हैं और अबव एवरेज बच्चे भी हैं। इसका रीजंस कई हो सकते हैं कि प्लैटीकर्टिक कर्व जो है वो क्यों आता है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि इवैल्यूएशन ठीक से नहीं हुई हो जिसकी वजह से वाइड वेरिएशन आ जाता है स्कोर्स में, या फिर क्वेश्चंस का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो ही बहुत ज़्यादा वेरीड हो, कोई बहुत ही ईजी क्वेश्चंस, कोई एवरेज, कोई टफ, इसी वजह से परफॉर्मेंस भी वेरी की, या फिर क्वेश्चंस का जो डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स है वो हाई रहा हो। डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स आपने पढ़ चुके हैं पहले। डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स से मतलब है कि इट शुड बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द स्टूडेंट्स हु हैव अंडरस्टूड एंड दोज हु हैव नॉट अंडरस्टूड। तो क्लास में हर तरह के बच्चे तो होते ही हैं, बिलो एवरेज भी होते हैं, एवरेज भी होते हैं, अबव एवरेज भी होते हैं। तो अगर क्वेश्चंस ऐसे हैं कि उनका डिस्क्रिमिनेशन अच्छे से वो डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं बच्चों के बीच में, तो भी हम देख सकते हैं कि वो अलग अलग उनकी परफॉर्मेंस वेरीड निकल के आ सकती है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप, लेप्टोकर्टिक। लेप्टो का मीनिंग ये है कि स्लेंडर और नैरो। आप एल से ऐसे भी आ सकते हैं, लीपिंग और लेप्टो, एल से ही लेप्टो है, एल से ही लीपिंग है, तो कर्व इज लीपिंग हाई। तो ये स्लेंडर और नैरो कर्व है। प्लैटी फ्लैट से याद रख सकते हैं, प्लैटीकर्टिक फ्लैट प्लैट इस तरह से राइम कर रहा है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है लेप्टोकर्टिक की, इट इज़ मोर पीक्ड दैन द नॉर्मल। ये आप देख सकते हैं इस कर्व में
कि डिस्ट्रिक्ट नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ये नीचे वाला है और ऊपर जो ये ज़्यादा लीपिंग है, जो शेडेड है, ये लेप्टोकर्टिक कर्व शो कर रहा है। तो इसमें ज़्यादा पीक है, पीक ज़्यादा ऊंची जा रही है इसकी। तो इसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज हैं वो मीन, अगर मीन सेंटर में है बिल्कुल, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो मीन के अराउंड कॉन्सेंट्रेटेड हैं। -1 और +1 स्टैंडर्ड डिविएशन के बीच में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज हैं। इसका मतलब क्या है कि जो ग्रुप है वो होमोजीनस है, उसमें एवरेज स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर के अराउंड, अगर सपोजिंगली सेंटर में मीडियन जो है वो 50 है, तो 50 के अराउंड यहाँ पे 45 होगा, यहाँ पे 55 होगा, तो बिल्कुल एवरेज बच्चे हैं सारे के सारे। और एक्सट्रीम जो बच्चे हैं 55 के बियॉन्ड या 45 से कम बहुत ही रेयर होंगे केसेस इसमें। तो ग्रुप इज होमोजीनस। इसका रीज़न भी कुछ हो सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एवरेज, एग्जामिनर ने उनको एवरेज मार्क्स ही अलॉट किए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, और स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस उनको आए वो सेम डिफ़िकल्टी लेवल के थे, या फिर डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स जो था क्वेश्चंस का वो लो था, यानी कि क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाए इतने अच्छे से बिटवीन द बिलो एवरेज स्टूडेंट्स एंड द अबव एवरेज स्टूडेंट्स, अच्छे से वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाए, तो भी हमें ये लेप्टोकर्टिक रिजल्ट मिल सकता है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। द थर्ड टाइप ऑफ कर्टोसिस इज मीसोकर्टिक। अभी तक हमने 2 टाइप देखे कर्टोसिस के, एक था प्लैटिकर्टिक यानी कि ब्रॉड एंड फ्लैट, दूसरा था लेप्टोकर्टिक यानी कि मोर पीक्ड, नैरो एंड स्लेंडर, एंड थर्ड टाइप इज मीसोकर्टिक जो कि एक्चुअली में नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ही है, और इसकी जो पीक है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जैसी होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मली होती है। तो ये थर्ड टाइप है मीसोकर्टिक। देन कमिंग टू द कैलकुलेशन ऑफ कर्टोसिस। कर्टोसिस को कैलकुलेट करते हैं हम इस फॉर्मूला से, क्वार्टाइल डिविएशन डिवाइडेड बाय 90th परसेंटाइल माइनस 10th परसेंटाइल। इस फॉर्मूला को यूज करके जब क्वार्टाइल डिविएशन निकालते हैं, तो अगर कर्टोसिस की वैल्यू 0.263 आती है तो इसका मतलब इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कर्व जो है वो मीसोकर्टिक है। अगर कर्टोसिस की वैल्यू ग्रेटर देन 0.263 आती है तो इसका मतलब जो कर्व है वो प्लैटिकर्टिक है, यानी कि फ्लैट और ब्रॉड होगा। और अगर कर्टोसिस की वैल्यू लेस देन 0.263 आती है तो इसका मतलब जो कर्व है वो लेप्टोकर्टिक होगा, यानी कि लीपिंग होगा और हाइट उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। रीजंस क्या हैं स्क्यूनेस और कर्टोसिस के? रीजंस जो हैं, या तो फर्स्ट रीज़न है कि हमने एक छोटा और होमोजीनस ग्रुप सेलेक्ट किया है। जो ग्रुप था वो रैंडम नहीं था। अगर हम एक छोटा और होमोजीनस ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, होमोजीनस ग्रुप मतलब वो ग्रुप जिसमें कि सिमिलैरिटी है फीचर्स में, एक फीचर भी अगर सिमिलर है, जैसे अगर एक हमने 20 बच्चों का ग्रुप लिया जिनका सुपीरियर आईक्यू लेवल है, हाई आईक्यू लेवल है, तो सबके मार्क्स अच्छे आएंगे, सबके मार्क्स अच्छे आएंगे, यानी कि इस साइड को स्कोर्स पाइल अप होंगे, यू कैन सी हियर। तो सबके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, लोअर साइड पे कम बच्चों के मार्क्स हैं, मीडियन के अबव ज़्यादा बच्चों के मार्क्स हैं, तो इट विल शो नेगेटिव स्क्यूनेस। लेकिन अगर सपोजिंगली हमने ऐसा ग्रुप चूज किया जिसमें 20 डल बच्चे ही ले लिए जिनका आईक्यू लेवल लो है, तो जब उनका टेस्ट लिया गया तो उन सभी के मार्क्स लोअर साइड पे आ रहे हैं, मीडियन से कम है, बहुत ही कम बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो इट विल शो पॉजिटिव स्क्यूनेस। तो पहली बात तो सिलेक्शन की हुई कि अगर हम छोटा ग्रुप लेते हैं और ग्रुप जो है वो होमोजिनस है, एक जैसी फीचर है उसमें, तो उस केस में स्क्यूनेस आएगी। और दूसरा, अगर ऐसा एक ग्रुप स्मॉल और होमोजिनस ग्रुप है तो जो कर्व होगा कर्टोसिस के कंटेक्स्ट में वो नैरो और लेप्टोकर्टिक होगा, जैसे इस केस में नैरो होगा और लेप्टोकर्टिक होगा। और अगर ग्रुप जो है वो लार्ज और हेट्रोजिनस होगा तो वो ब्रॉड और प्लैटिकर्टिक कर्व होगा। क्यों? क्योंकि जब ग्रुप छोटा है और होमोजिनस है, मतलब एवरेज मार्क्स है, तो सारे के सारे स्कोर्स एक ही जगह पे पाइल अप हो रहे हैं, सेंटर में पाइल अप हो रहे हैं, तो दे विल शो द सिमिलर परफॉर्मेंस, एवरेज परफॉर्मेंस इन द स्मॉल ग्रुप। और
एक ही जैसी परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं। लेकिन अगर ग्रुप वेरीड है, अलग अलग तरह की परफॉर्मेंस उनकी है, बिलो एवरेज भी बच्चे हैं, एवरेज भी हैं, अबव एवरेज भी हैं, तो हेट्रोजिनस ग्रुप है, जिसमें वेरीड या हेट्रोजिनस होने की वजह से ब्रॉड और फ्लैट कर्व आएगा, और बड़ा ग्रुप है इस केस में। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेकेंड रीजन है स्क्यूनेस और कर्टोसिस का, कि अगर टेस्ट प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड नहीं है, तो उसमें अगर टेस्ट जो है बहुत ही इजी था, तो स्कोर्स जो हैं वो हाई एंड पे, यानी कि ज़्यादा हायर मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के, तो नेगेटिव स्क्यूनेस दिखेगी। अगर टेस्ट बहुत डिफ़िकल्ट था, तो स्कोर्स जो हैं लोअर साइड पे पाइल अप हो जाएंगे और पॉजिटिव स्क्यूनेस दिखेगी। और इसी तरह से जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, तो अगर हम एडिशन का टेस्ट, सिंपल एडिशन जो कि फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के बच्चे करते हैं, उसका टेस्ट हम 7th ग्रेड के बच्चों को दे दें, तो क्या होगा? उन सबके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे एंड इट विल शो नेगेटिव स्क्यूनेस। अगर हम 7th ग्रेड के बच्चों को ही IIT लेवल का टेस्ट दे दें, तो उनके कम नंबर आ जाएंगे और पॉजिटिव स्क्यूनेस दिखाई देगी। कर्टोसिस के कंटेक्स्ट में बात करें, तो अगर बहुत इजी टेस्ट है या बहुत डिफिकल्ट टेस्ट है, तो जो पीक है वो और ऊपर चली जाएगी, क्योंकि स्कोर्स पाइल अप हो जाएंगे, चाहे वो लोअर एंड पे हो चाहे वो हाई एंड पे हो, लेकिन स्कोर्स जो है वो पाइल अप होके पीक को वो ऊंचा कर देंगे, तो इट विल बी लेप्टोकर्टिक कर्व। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी स्क्यूनेस और कर्टोसिस हो सकता है। नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? कि जिस ट्रेट को हम मेजर कर रहे हैं या कैरेक्टरिस्टिक फीचर को, वो ही नॉर्मल कर्व नॉर्मल नहीं शो करती डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि अगर हम एक चाइल्डहुड डिजीज लें जो कि सिर्फ चाइल्डहुड में होता है, तो उस केस में बचपन में ही वो डिजीज हो रहा है। अगर समझ लीजिए ये एज को शो कर रही है एक्स एक्सिस, कि एज 0 है, यहाँ पे एज बढ़ रही है, तो चाइल्डहुड में ये सपोजिंगली यहाँ तक चाइल्डहुड है, मीडियम तक वो डिजीज होता रहेगा, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो वो डिजीज की फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी और पॉजिटिव स्क्यूनेस शो हो जाएगा। तो जो ट्रेट ली थी वो ही नॉर्मल नहीं थी, वो ही सिर्फ एक पर्टिकुलर एज में ही होती है या एक पर्टिकुलर एज तक ही होती है और बाद में नहीं होती, तो इसलिए स्क्यूनेस आ गई। इसी तरह कर्टोसिस देखें तो उसमें भी अगर हम देखें कि स्टूडेंट्स जो हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो लेट कमर्स, अगर क्लास में रोकने के लिए लेट कमिंग टीचर कह देती है कि अटेंडेंस तो तभी मिलेगी जब आप टाइम पे आओगे, तो उससे क्या होगा कि पंक्चुअल स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा पंक्चुअली आना शुरू कर देंगे और लेट कमर्स कम हो जाएंगे। तो अगेन पीक हाई चली जाएगी और स्लांट में पंक्चुअल स्टूडेंट्स की पीक हाई हो जाएगी और लेट कमर्स जो है वो कम हो जाएंगे। तो अगेन इसमें भी लेप्टोकर्टिक कर्व शो होगा, क्योंकि पीक विल बी हाई फॉर द पंक्चुअल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रीजन है एरर्स इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। टेस्ट कंस्ट्रक्शन का तो हम पहले भी देख चुके हैं कि जैसे अगर टेस्ट इजी है या टेस्ट आइटम्स, अगर दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर टेस्ट आइटम्स जो हैं वो इतने क्लियर नहीं है स्टूडेंट्स को, या फिर आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चंस आ गए, तो या फिर इंस्ट्रक्शंस जब एडमिनिस्टर किया टेस्ट तो उस टाइम पे जो इंस्ट्रक्शंस दिए वो ठीक से नहीं दिए गए, तो उससे क्या होगा कि पॉजिटिव स्क्यूनेस आ जाएगी, क्योंकि बच्चे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाएंगे और उनके लो स्कोर्स आएंगे और स्क्यूनेस जो है पॉजिटिव आ जाएगी। और कर्टोसिस भी आ सकता है इसकी वजह से, अगर टेस्ट की कंस्ट्रक्शन या एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ढंग से नहीं हो पाया, तो इस वजह से कर्टोसिस भी शो हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड, एरर्स इन इवैल्यूएशन ऑफ द टेस्ट। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर टेस्ट की सिर्फ कंस्ट्रक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं मैटर करती, टेस्ट की इवैल्यूएशन भी इम्पॉर्टेंट है। अगर टेस्ट जो है एग्जामिनर बायस्ड है या फिर उसने स्कोरिंग स्टेंसिल प्रॉपरली नहीं यूज़ किया या मार्किंग स्कीम प्रॉपरली नहीं यूज़ की, तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स जो है अपना एक्चुअल पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे, रादर उनकी दे विल स्कोर हायर और लोअर देन देयर एक्चुअल पोटेंशियल, जिसकी वजह से स्क्यूनेस और कर्टोसिस आ सकती है। Okay, thank you so much. Hope you have understood well.